हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। मैं बता दूं क्लास आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म वन के अंदर क्लास आपको 3 ही यूनिट पढ़ना है और ये कवर करता है 18 मार्क्स का। जल्दी से जल्दी हम लोग इन 3 यूनिट्स को खत्म करने के बाद आपका टेस्ट भी लेंगे, लाइव टेस्ट। और इसके अंदर क्लास आप पढ़ोगे किस तरीके से क्लास एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टर्म वन में, वैसे वैसे क्वेश्चन का क्लास में आपको करा दूंगा। तो जो पहला यूनिट है उसके अंदर आ रहा है मनी एंड बैंकिंग। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग पूरा का पूरा अच्छे से करा दिया है। नहीं पता आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख लेना, आप जाके उसको पढ़ लेना। सेकंड जो चीज है इसके अंदर वो है गवर्नमेंट बजट, जो मैं आज आपको शुरू करके देने वाला हूं। हार्डली 3 क्लासेस के अंदर, मैक्स टू मैक्स 3 क्लासेस के अंदर मैं आपका बजट पूरी तरीके से फिनिश कर दूंगा। सेकंड के बाद थर्ड जो चीज है वो है फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो 6 टोटल वेटेज जो आपका 18 नंबर का है टर्म वन के अंदर। आई होप कि मैं अगले वीक तक आपका पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर दूंगा। इंडियन के ऑलरेडी 2 चैप्टर करा चुका हूं मैं आपको, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। और क्लास 6 चैप्टर में से 2 हो चुके हैं, 4 चैप्टर और बचे हैं। तो हार्डली इसी महीने के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि या सितंबर 10 तारीख तक हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म हो जाए, ताकि हम टेस्ट ले सकें। काफी सारे टेस्ट जहां पे पूरा का पूरा 40 मार्क्स का उसी पैटर्न में टेस्ट होगा जिस पैटर्न में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में नवंबर दिसंबर में टर्म वन आने वाला है। ठीक है, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट होता क्या है, सुनो मेरी बात। बेसिकली बजट होता क्या है, किसी भी इंसान की बात करें तो बजट हर कोई बनाता है। मैं भी बजट बनाता हूं अपना परिवार चलाने के लिए, आपके पेरेंट्स भी बजट बनाते होंगे, मेरे पेरेंट्स भी बजट बनाते हैं। तो बजट होता क्या है क्लास, एक ऐसा स्टेटमेंट, मतलब ऐसा लिखा जाता है सिर्फ कागज में, एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पे सरकार, क्योंकि हम बात करें गवर्नमेंट बजट की, सरकार अपने सारे के सारे रिसीट्स को और सरकार अपने सारे के सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करती है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है बेटा, एक ऐसा स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट। सर ये एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड का मतलब इम्प्यूटेड। सरकार अंदाजा लगाती है कि आने वाले साल में हमें कितनी कमाई होने वाली है। बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनता है, कभी भी बजट पास्ट के लिए नहीं बनता है। तो बजट फ्यूचर के लिए बनता है, तो जो रिसीट है वो एक्सपेक्टेड है कि हाँ हमें इतना पैसा मिलने वाला है सरकार को, एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। अब आप लोग मुझे कमेंट में, हर कोई अगर आप मेरे फेस टू फेस बैठे होते तो मैं आप सबसे पूछता ओरली, बट आप कमेंट में मुझे बताओ सरकार की कमाई कैसे कैसे हो सकती है। देखना आपको मजा आ जाएगा चैप्टर के एंड में। आपको लगेगा सर जो हमने बोला वही आपने पढ़ा दिया हमें, मतलब हमें पहले से पता था। बट बिल्कुल लिखना पड़ेगा। आप कमेंट में लिखो कि आपको क्या लगता है। देखो बच्चे का दिमाग कब खुलेगा, जब आप सोचोगे कि हाँ सरकार की कमाई ऐसे ऐसे होती है, अच्छा खर्चा सरकार का ऐसे ऐसे होता है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है बेटा, एक एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का फॉर अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर वो ईयर होता है जो 1 अप्रैल से चलकर 31 मार्च तक खत्म होता है। यानी कि साल भर में सरकार की कितनी कमाई होने वाली है और साल भर में सरकार के कितने खर्चे होने वाले हैं, उसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट जो है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। कि भाई अच्छा ये पैसा पब्लिक से मिलेगा, टैक्स का पैसा, इसका पैसा, उसका पैसा, अच्छा और हमें ये खर्चा करना पड़ेगा पब्लिक के ऊपर, इतना ट्रांसपोर्टेशन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, डिफेंस पे, ठीक है, इन सब चीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इन पे इतना इतना खर्चा करना पड़ेगा। उन सब का एक चिट्ठा बना लेते हैं, वो बजट है। लाइक कोई भी पेरेंट अगर है तो वो देखते होंगे भाई सैलरी इतनी इतनी आने वाली है इस महीने, यहाँ यहाँ से इतनी इनकम आने वाली है, और ऐसे ऐसे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, ये भरना है, वो खर्चा, किराया, अगड़म झगड़म, ये सारा खर्चा जो है उसका एक रिसीट बना लेते हैं, पूरा का पूरा स्टेटमेंट बना लेते हैं। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। एवरी गवर्नमेंट प्रिपेयर बजट, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर स्टेट, यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, हर स्टेट अपना बजट बनाती है। और क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। जो फर्स्ट डे है ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, पहली तारीख को, फरवरी महीने में पहले एंड में होता था बट अभी कई सालों से 1 तारीख को जो है वो निर्मला सीतारमन, जो कि अभी हमारे मतलब कि इंडिया की करंट फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बजट अनाउंस करती है, एनुअल बजट। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, उसको बोलते हैं यूनियन बजट। अब यहां से एमसीक्यू पूछ सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को क्या कहते हैं, तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट कहते हैं यूनियन बजट। कौन अनाउंस करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कब? 1 फरवरी हर साल को। और जो
अनाउंसमेंट है वो कौन करते हैं? निर्मला सीतारमन, यानी कि जो हमारे देश की करंट फाइनेंस मिनिस्टर होंगी। जैसे अभी ये है सीतारमन, तो वो पहले कोई और थे, अरुण जेटली जी थे, तो वो अनाउंस करते थे। जो भी पर्सन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा वो बजट को अनाउंस करेगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? डन। अब बजट को बनाने के हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बजट को बनाने के लिए कितने ऑब्जेक्टिव है? 4। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? वैसे मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, चलो मैं पूरा पढ़ा देता हूं, फिर आपको शॉर्टकट बताऊंगा और चारों ऑब्जेक्टिव आपको याद करा दूंगा। लेकिन सर पहले तो लिखने के लिए आता था, हम लिखते थे, अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे? बट अब आपको क्वेश्चंस इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा ये किस ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। ध्यान से सुनते जाना क्लास, आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास है और बहुत कुछ आपको समझ आएगा। और इवन जो दूसरी क्लास होगी उसके अंदर भी हम काफ़ी सारे डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। बट पहली क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सुनो मेरी बात, देश के अंदर काफ़ी सारी ऐसी एंटरप्राइज है जिसको बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइज। और इन पब्लिक एंटरप्राइज का जो मेन मोटो है ना, वो होता है सोशल वेलफेयर करना, समाज में समाज का भला करना, वेलफेयर करना। तो अगर ऐसी कंपनियां जो समाज का भला कर रही हैं, तो बजट में सरकार इनको क्या करता है? फाइनेंशियल हेल्प करता है, इनको पैसे देता है कि अच्छा काम कर रहे हो आप, समाज की भलाई कर रहे हो और पैसे लो ताकि आप और भलाई अच्छे से कर सको और ज़्यादा अच्छे से लोगों को आप सर्व कर सको। लेकिन अगर वो कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रहे, कंटिन्यू लॉसेस दिखा रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो सरकार उनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है। यानी सरकार प्लान करती है ऐसी कंपनीज को प्राइवेट कंपनी के हवाले कर देने का। तो मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब क्या है? देश में थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं विच आर स्टैब्लिश्ड फॉर द मेन पर्पज ऑफ सोशल वेलफेयर। लेकिन अगर वो उस काम को करते हैं तो सरकार बजट में उनको फंड रेज करती है, उनको पैसे देती है। और अगर वैसे काम नहीं करते क्लास, तो सरकार उनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है। ये बजट का पहला ऑब्जेक्टिव है, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है बजट का, वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देश के अंदर अगर इन्फ्लेशन है या अगर डिफ्लेशन है, तो उसे कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट का है। यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम किसका है? सर आरबीआई का पढ़ा था हमने बैंकिंग में, तो बिल्कुल आरबीआई का भी है और गवर्नमेंट दोनों का है। तो आरबीआई की जो पॉलिसी थी वो थी मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो क्या है क्लास? फिस्कल पॉलिसी। तो सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू बजट में बजट बनाकर देश के अंदर स्टेबिलिटी यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है ताकि लोग डिमांड कम करें। ड्यूरिंग डिफ्लेशन सरकार टैक्स रेट को कम कर देती है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सरकार सब्सिडी नहीं देती है। और ड्यूरिंग डिफ्लेशन सरकार लोगों को सब्सिडी देती है। मंदी है, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो लोग डिमांड कैसे करेंगे? तो सरकार उनको सब्सिडी देती है। ओके। और एक चीज, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सरकार पब्लिक वेलफेयर वर्क पे खर्चा कम करती है, लेकिन ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, ऑन पब्लिक वेलफेयर, ताकि पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आए। तो इस तरीके से सरकार की जिम्मेदारी होती है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आना, यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। एम से मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ई से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रिच और रिच होते चले जा रहे हैं कंट्री में, पुअर और पुअर होते चले जा रहे हैं कंट्री में। तो ये जो अमीर गरीब का फासला है, इससे कम करने की जिम्मेदारी किसकी है बेटा? आरबीआई की। तो ये क्या करते हैं? टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बना देते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जितनी ज़्यादा तुम इनकम कमाते चले जाओगे उतनी ही ज़्यादा तुम पे टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे उतना ज़्यादा हायर रेट से टैक्स दोगे। 5 लाख तक कमा रहे हो नहीं दोगे, 10 लाख तक कमाते हो तो 8 लाख तक कमाते हो 10%, 10 लाख तक कमाते हो तो 20%, 10 लाख से ऊपर कमाते हो 30%। मतलब जितना ज़्यादा तुम इनकम बढ़ाते चले जाओगे ना, तो उतना ज़्यादा टैक्स लगता चला जाएगा। और जैसे ही टैक्स ज़्यादा लगेगा तो रिच इनकम की
रिच लोगों की जो इनकम है वो कम हो जाएगी। टैक्स इनकम को कम करता है क्योंकि हम इनकम में से टैक्स देते हैं, और उसी टैक्स के पैसे गरीबों को सब्सिडी देंगे तो गरीब की इनकम बढ़ जाएगी। तो गरीब की इनकम बढ़ने लगेगी, गरीब थोड़े ऊपर आएंगे। अमीर की इनकम कम होगी तो अमीर थोड़ा नीचे आएंगे। तो अमीर गरीब के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, जो फासला है, वो इस तरीके से सरकार कम करने की सोचती है। क्योंकि इंडिया में समस्या यही है, कुछ लोग तो इतने ज़्यादा गरीब हैं खाने तक के पैसे नहीं है, कुछ लोग इतने अमीर हैं क्लास अरबों खरबों रुपए कमाते हैं। तो अमीर गरीब के बीच का जो फासला है उसे सरकार कम कर सकती है क्लास, किससे? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इट मीन्स रिड्यूस द इनइक्वालिटीज। इसका मतलब क्या है? रिड्यूस द इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है क्लास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो कंपनी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ऐसी चीज़ें बनाती है, यानी सरकार चाहती है कि यार जो रीजनल वेरिएशन है ना, किसी किसी एरिया को अच्छे से डेवलप हो रहा है, कोई एरिया डेवलप नहीं हो रहा, सरकार का ऑब्जेक्टिव है यार हर जगह डेवलपमेंट हो, रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट हो। सिर्फ अर्बन एरिया में अच्छी सड़कें मेट्रो ना बने, रूरल एरिया में भी बने। नौकरियां फैक्ट्रियां सिर्फ अर्बन एरिया को ना मिले, रूरल एरिया में भी मिले। तो जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू ऐसी कंपनी बनाती है, सरकार उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। लेकिन जो कंपनी खादी का प्रोडक्ट बनाती है, खादी समझ रहे हो बात को, खादी कपड़ा होता है, ठीक है, या जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, कुछ मेडिसिन है, कुछ ड्रग्स मेडिसिन, या ड्रग मतलब मेडिसिन, या कुछ वेजिटेबल्स फ्रूट ऐसी चीज़ें अनाज उगाती हैं, उनको सरकार देती है सब्सिडी। इवन सरकार कहती है कि जो रूरल एरिया में अपना बिजनेस करेगा तो हम उन्हें सस्ते में ज़मीन देंगे, उनका टैक्स रेट कम रखेंगे, बिजली का बिल कम रखेंगे, और जो अर्बन एरिया में बिजनेस करेगा हम टैक्स रेट उनसे ज़्यादा लेंगे और कोई सब्सिडी भी नहीं देंगे, इवन बिजली का बिल भी ज़्यादा लेंगे। क्यों? सरकार चाहती है कि रूरल एरिया भी डेवलपमेंट हो। आज कोई भी बिजनेस ओनर फैक्ट्री वाला रूरल एरिया में फैक्ट्री लगाता ही नहीं, सब अर्बन एरिया में भग जाते हैं। तो भैया रूरल एरिया को जॉब कहाँ से मिलेगा? लोग माइग्रेट होंगे, फिर रूरल एरिया खाली हो जाएगा, अर्बन एरिया में भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, जैसा आजकल हो रहा है, डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा पॉपुलेशन का, थोड़ी जगह और भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसी समस्या हो जाएगी क्लास, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बजट जब भी बनाया जाता है तो इन 4 ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखा जाता है। शॉर्ट में मेरा, मीरा नहीं है क्लास, ये डबल ए नहीं है, मेरा है, MERA। तो जरा एक काम आप सबको करना है, एक बार मैं पहले रिपीट करूंगा, फिर आपको क्या करना है ध्यान सुनना। M से मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, E से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, R से रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ या रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और A से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इन चारों पॉइंट को हर एक बच्चा, जितना भी बच्चा देख रहे हैं, हर कोई कमेंट में MERA के फुल फॉर्म लिखो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये वरदान समझ लो, और खुद से वीडियो को लाइक कर देना अगर मेरी बात सच निकलती है, कमेंट करके बताना कि आपको याद हो गया कि नहीं हो गया। पहले MERA लिखो पूरा का पूरा, बिना देखे ना, अपना वीडियो पॉज करो और कमेंट में लिखो, फिर नीचे लिखना सर याद हो गया, या ये सर याद नहीं हुआ, या याद हो गया, ये करके दिखाओ। इसी तरह से क्लास में आपको सारा सिलेबस याद कराऊँ, यकीन मानो इको में ना, यकीन मानो क्लास बड़ी बात नहीं करूँगा क्लास, गारंटी दे रहा हूँ, इको में मैं हर एक बच्चे को 40 से 40 दिला दूंगा। हर एक उस बच्चे को जो सिर्फ वीडियो देखता नहीं है, जो वीडियो देखने के बाद घर जाके पढ़ता भी है, उसे कंप्लीट भी करता है। समझ लो कि आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, मेरे को फीस दे रहे हो, और हैवी फीस दे रहे हो, और मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो आप शायद अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन अभी एक यूट्यूब वीडियो की तरह लेते हो यार, ऐसे कितने मास्टर्स आके पढ़ा के चले जाते हैं। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ो, किसी भी टीचर से, कोई भी आपको डेली पढ़ा रहा है तो किसी से भी पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको, अपना करियर अच्छा बना सको। आप यूथ हो, आप अगर आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा ना। आप खुद आगे नहीं बढ़ोगे, कल को बोलोगे हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा, तो कैसे काम चलेगा? हमें खुद आगे बढ़ना है, क्योंकि हमसे देश है, देश से हम नहीं है। समझ रहे हो बात को? 40 बिल्कुल। तो आप इसे अच्छे से लर्न करना। इसका फॉर्म आई होप आपने लिख दिया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अब हम करेंगे मेन मुद्दे पे बात अपनी, और वो है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो अभी आपको जो मैं लिखवाने वाला हूँ, कॉपी लो, इन सबको अच्छे से लिख लो, इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करो, और मैं आपको पूरा को पूरा अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। शायद कोई आपको समझा पाए इतने बेहतरीन तरीके से। फिर आप मुझे बताना समझ आया कि नहीं। फिर अगली क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद कुछ इम्प्लीकेशंस और हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, और देन हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। चलो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अभी अगले 15 मिनट आप होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, जब भी हम बात करते हैं बजट की, तो बजट के 2 कंपोनेंट है। कितने हैं बेटा बजट के? 2 कंपोनेंट। ध्यान से और अच्छे से समझना, मैं आपको डिटेल में एक एक करके सारी चीज समझाऊंगा। सबसे पहला है बजटरी रिसीट। सर बजटरी रिसीट क्या होता है? बेटा बजटरी रिसीट का मतलब टोटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। बजटरी रिसीट का मतलब क्या होता है? टोटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट ओवर अ फिस्कल ईयर। साल भर में सरकार को कहीं से भी
कितना भी, मैं अगली क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, आज तो मैं समझा दूंगा आपको, बट रेडी रहना, अगली क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, डेफिसिट सिखाऊंगा आपको और न्यूमेरिकल भी करेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो सरकार को कहीं से भी कुछ भी कमाई अगर मिलती है तो आ गया बजट रिसीट। आप कह सकते हो सर सीधी सीधी बात बोलो, टोटल रिसीट सरकार की, ठीक है। और जो दूसरा है वो है बजटरी एक्सपेंडिचर। सरकार के होने वाले खर्चे, कहीं भी किसी भी चीज पे सरकार का खर्चा हो रहा है तो वो बजटरी एक्सपेंडिचर है। कहीं भी किसी भी चीज पे सरकार का खर्चा हो रहा है वो बजटरी एक्सपेंडिचर है। और सरकार की कमाई कहीं भी हो रही है किसी भी चीज पे तो वो बजटरी रिसीट। तो बजटरी रिसीट और बजटरी एक्सपेंडिचर ये दो कंपोनेंट है बजट के। फिर रिसीट है दो टाइप के, बजटरी रिसीट है दो टाइप के, ठीक है। सबसे पहला है रेवेन्यू रिसीट, दूसरा है कैपिटल रिसीट। बेटा पैसा कब आएगा, ध्यान से अच्छे समझना, पैसा कब आएगा, कभी भी पैसा कब आता है, पैसा तब आएगा जब मैं कोई ना कोई असेट को बेच दूंगा। मेरे पास घर है, गाड़ी है, मेरे पास मशीन है, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास बोर्ड है, और मेरे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ और गैजेट्स मेरे पास हैं, कुछ और मशीन मेरे पास है, मैं उनको बेचूंगा तो पैसा आएगा। सर पैसा आ रहा है, सर पैसा आ रहा है इसीलिए रिसीट है, पैसा आ रहा है इसीलिए रिसीट है, लेकिन पैसा आएगा तो असेट कम होगा। अच्छा सर कुछ भी असेट कम ना हो, अगर मैं किसी से उधार ले लूँ तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो पैसा आएगा, फ्री में थोड़ी आएगा। फ्री में आ जाएगा क्या पैसे, फ्री में मिल जाते हैं क्या पैसे, नहीं। या तो हम कुछ बेचेंगे, असेट को बेचेंगे, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी, इससे पैसा आएगा। लेकिन लेकिन रेवेन्यू रिसीट के अंदर ना ही सरकार की कोई एसेट कम होती है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। यानी कि सर revenue receipts are those receipt of the government which do not leads to reduction in any asset nor creation of any liability, ठीक है। तो सुनील पांडे 2122 मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जाकर इसके नोट्स भी ले सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे रिटर्न फॉर्म में याद करने के लिए, यहाँ तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट सरकार की ऐसी रिसीट है जिससे सरकार की कोई भी असेट कम नहीं हो रही, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, फ्री फंड का पैसा सरकार को मिल गया। और कैपिटल रिसीट ऐसी रिसीट्स है जिससे सरकार की कोई ना कोई असेट कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी, फ्री में पैसा नहीं मिलेगा। या तो कोई ना कोई असेट कम होगी सरकार की, या तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। जैसे बेटा इसके तीन एग्जाम्पल है। सबसे पहला रिकवरी ऑफ लोन्स, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट पीएसयू बोलते हैं इसको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, तीसरा बोरोइंग्स। तो इन तीनों तरीके से सरकार की रिसीट आ जाती है। रिकवरी ऑफ लोन, अच्छा आपने अगर किसी को लोन दिया है तो वो आपके लिए लायबिलिटी या एसेट है, बोलो। आपने लिया नहीं, आपने किसी को लोन दिया है, तो अगर आपने किसी को लोन दिया है तो आपका असेट है। अगर रिकवर करोगे तो असेट कम हो जाएगा। भाई मैंने किसी को लोन दिया है तो मेरी बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा, रिकवर करूंगा तो असेट कम हो जाएगा, है ना। तो रिकवरी ऑफ लोन से असेट कम हो जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बताओ, अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वो इन्वेस्टमेंट है, और अगर मैं उसे बेच दूं अगर मैं उसे बेच दूं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट को बेच दूं तो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो रिकवरी ऑफ लोन से असेट कम होगा और डिसइन्वेस्टमेंट से भी असेट कम होगा। सरकार की कंपनी जैसे इंडियन रेलवे है, ऑयल कॉरपोरेशन है, सरकारी कंपनियां हैं, सरकार उसको बेच देती है, प्राइवेटाइजेशन कर देती है, प्राइवेट कंपनी के हवाले कर देती है, वही तो डिसइन्वेस्टमेंट्स है। तो डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार की एसेट कम हो जाएगी। और बोरोइंग से सरकार की एसेट कम नहीं होगी, लेकिन सरकार ने अगर उधार लिया है तो सरकार की लायबिलिटी जरूर बढ़ जाएगी। तो ये तीनों कैपिटल रिसीट है। बोरोइंग सरकार की ऐसी कैपिटल रिसीट है जिससे सरकार का डेट बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी मैं सिर्फ रिसीट की बात करूंगा, बजट रिसीट, और उसके बाद दो पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट ऐसी रिसीट है जिससे सरकारी कोई ना कोई लायबिलिटी बनेगी, नहीं तो कोई ना कोई एसेट कम हो जाएगा, फ्री में पैसा नहीं मिलता। बट रेवेन्यू रिसीट सरकार की ऐसी रिसीट है जिससे सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, ना ही कोई एसेट कम होता है, फ्री का पैसा। रेवेन्यू रिसीट आर फर्दर टू पार्ट्स है। सबसे पहला, टैक्स के पैसे से कोई भी अगर टैक्स कंपोनेंट से पैसा आ रहा है वो टैक्स रेवेन्यू है, और अदर देन टैक्स से अगर आ रहा है तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स कंपोनेंट से जो पैसा सरकार के पास आता है उसको हम लोग टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं,
और अदर देन टैक्स जो पैसा आ रहा है, टैक्स को छोड़कर जो बाकी पैसा आ रहा है सर, जैसे टैक्स को छोड़कर क्या आता है, फीस, फाइन्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट सरकार को अगर मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, सरकार को कोई गिफ्ट मिल रहा है, सरकार को कोई, बट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा पहचानो कौन सा नॉन टैक्स है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। फीस है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, उसकी जो फीस लगती है, पासपोर्ट की फीस, फाइन कुछ गलती किया, पेनल्टी कुछ लीगल एक्शन अगर हम पे हुआ है, इंटरेस्ट हमें ब्याज मिला है, कोई गिफ्ट डोनेशन मिला है, चैरिटी मिला है, इनकम फ्रॉम पब्लिक कंपनी, कुछ सरकारी कंपनी है उससे इनकम मिला है, या स्केट, ESCHEAT, यानी कोई ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा इंसान जिसके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है बट उसका कोई वारिस नहीं है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी नहीं है, कोई लीगल हायर नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट रख लेती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेट। ओके, तो ये सारे के सारे आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स के अलावा पैसा मिल रहा है। सर ये रिसीट क्यों है? क्योंकि पैसा मिल रहा है। सर ये नॉन टैक्स क्यों है? क्योंकि टैक्स को छोड़कर है। सर ये रेवेन्यू का पार्ट क्यों है? क्योंकि ना ही इससे कोई लायबिलिटी बनेगी, सरकार को जो फाइन भरते हो, चालान करता है आपका, तो सरकार की कोई लायबिलिटी थोड़ी बनती है, और ना ही सरकार को एसेट कम होती है, सरकार को तो फ्री में पैसा मिल गया। तो ये आपका हो गया नॉन टैक्स रिसीट, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स मतलब, टैक्स होता क्या है? टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, किसी भी नियम कानून के तहत। लाइक जीएसटी के लिए जीएसटी एक्ट है, इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। तो जिस भी एक्ट के थ्रू, कस्टम एक्ट है, हम टैक्स भर रहे हैं सरकार को, वो टैक्स है। तो टैक्स फर्दर क्लासिफाइड टू पार्ट्स, टैक्स भी दो पार्ट में है। सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स, आप सबको पता होगा डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। पैसा मेरी जेब से निकला, सरकार की जेब में डायरेक्ट पहुंचा, डायरेक्ट टैक्स। मेरी इनकम पे सरकार को मैं टैक्स देता हूँ, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर मान लो शोरूम खोल के बैठा हूँ, मैं सामान बेच रहा हूँ और कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं सरकार को दे रहा हूँ, तो पैसा सरकार की जेब, पब्लिक की जेब से आ रहा है दुकानदार की जेब में, फिर दुकानदार की जेब से सरकार की जेब में, तो ये पैसा इनडायरेक्टली जा रहा है सरकार के पास, इनडायरेक्ट टैक्स। आपकी जेब से सरकार की जेब में डायरेक्ट जाए, डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिसके ऊपर टैक्स का बोझ है, अरे यार मेरी टेंशन है, मुझे देना है और मैं ही टैक्स दे रहा हूँ सरकार को, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन सरकार ने लगाया मेरे पे, मैं डाल दूंगा कस्टमर पे। मैं मैकडी ओनर हूँ, मैं मैकडी के बर्गर बेचता हूँ, सरकार ने मेरे पे टैक्स लगाया, मैं कस्टमर पे चिपका दूंगा वो। सरकार मेरे 5% जीएसटी लगाएगी, मैं कस्टमर को 5% ले लूंगा उनसे वो एक्स्ट्रा, और उनसे लेकर सरकार को दूंगा। सरकार मेरे पे 10 लगाएगी, मैं पब्लिक से 10 लूंगा। तो ये जो टैक्स है ना, कंपलसरी पेमेंट है, देना ही देना है। और अगर ये टैक्स इनडायरेक्टली सरकार के पास पहुंच रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्टली पहुंचता है तो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल क्या है? लाइक कस्टम ड्यूटी, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? सॉरी 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 कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये इसको प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं, गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा। तो ये सब डायरेक्ट टैक्स है भाई, जिसके ऊपर टैक्स का इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बोझ जिसके ऊपर है, वो खुद टैक्स दे रहा है सरकार को। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बेसिकली दो, जीएसटी एंड कस्टम। बड़ा कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी की एक्सपोर्ट तो हमारी सरकार ने माफ़ कर रखा है, एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं है। तो ये कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि मैं अगली क्लास में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। आज मैं टॉपिक समझा दूंगा, अगली क्लास में क्वेश्चन बताऊंगा, टाइप्स ऑफ बजट बताऊंगा, और कुछ सारे फॉर्मूले हम लिखेंगे, और हो सके तो न्यूमेरिकल भी करेंगे। 3 क्लासेस के अंदर मैं बजट खत्म कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि रेगुलर 3 क्लासेस चलती रहें। मतलब आज भी आप ये वाली क्लास देखोगे, उसके अगले क्लास, उसके अगले दिन भी, उसके अगले दिन भी, ठीक है। मतलब कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर खत्म कर दें इसको, ओके। अच्छा, ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर है, कुछ बातें ध्यान रखना। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है बिकॉज डायरेक्ट टैक्स इनकम के साथ साथ बढ़ता है। भाई मुकेश अंबानी ज़्यादा टैक्स देता है ना, और कोई छोटा मोटा आदमी, हम जैसे आदमी कम टैक्स देते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती चली जाएगी, सरकार तुमसे ज़्यादा टैक्स वसूलती चली जाएगी, ठीक है। कई बार इनकम का लगभग आधा इनकम सरकार को टैक्स देना पड़ जाता है, जो अमीर लोग होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर है। रिग्रेसिव मतलब, भैया देखो, मैं मैकडी में गया बर्गर लेने के लिए, तो मेरे को बर्गर पड़ा 100 रुपये का, टैक्स है 5, तो मेरा बर्गर हो गया 105 का। मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा जी, ठीक है, महिंद्रा जी, मित्तल जी, ये चले गए लेने के लिए, इनको भी टैक्स के साथ 105 का पड़ा। गरीब हो चाहे अमीर हो, इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम है। गरीब हो चाहे अमीर, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सबके लिए सेम है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव, सबके लिए सेम है भाई। जीएसटी जो लगता है ना, वो सबके लिए सेम है, ऐसे नहीं किसी लिए कम किसी से ज़्यादा। बट डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे, ठीक है।
ये नॉट शिफ्टेबल, आप इसका बोझ शिफ्ट नहीं कर सकते। सरकार ने तुम्हारे ऊपर लगाया, तुमको ही देना है, तुम किसी से वसूल नहीं सकते। और ये क्या होता है, शिफ्टेबल, सरकार तुम्हारे ऊपर लगाएगी, तुम कस्टमर से वसूल लेना। तो ये होता है क्लास आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टैक्स, नॉन टैक्स। देखो कितनी क्लासिफिकेशन, तो आई होप आपने अच्छे से इसको लिख लिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू रिसीट हो गया, आपका कैपिटल रिसीट हो गया। अब आते हैं एक्सपेंडिचर्स पे, अब आते हैं एक्सपेंडिचर। ये रहा बजट एक्सपेंडिचर। बड़ा अच्छे से इन सबको याद कर लेना, ताकि अगली क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप समझ जाना। अगर असेट लायबिलिटी में चेंज हो रहा है तो कैपिटल, असेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो रेवेन्यू, लाइक इंटरेस्ट हो गया, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ये सब आपका रेवेन्यू है। बजटरी एक्सपेंडिचर दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा जो है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैं खर्चा करूंगा, अगर मैं खर्चा करूंगा तो कोई ना कोई असेट मेरे पास आएगा ना भाई। खर्च करके बिल्डिंग खरीदा, खर्च करके मशीन खरीदा, इंडिया ने खर्च करके बुलेट ट्रेन खरीदा, खर्च करके फ्रांस से जो है राफेल खरीदा, खर्च करके जेट प्लेन खरीदा, खर्च करके कोई भी असेट खरीदा बाहर से, या कोई सर पे कर्जा था उसको पे कर दिया। तो अगर हम खर्चा करेंगे तो असेट हमारा बढ़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई लाइबिलिटी, कर्जा जो है वो कम हो जाएगा। अगर हम कोई भी खर्चा करेंगे तो एसेट हमारा बढ़ेगा और लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। या फिर मेरे सर पे कर्जा है, मैंने खर्चा किया, उस कर्जे को उतार दिया। ये दो चीजें होती है। लेकिन 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 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के वो खर्चे हैं जिससे सरकार का ना ही कोई एसेट बढ़ रहा है और ना ही कोई लायबिलिटी कम होता है। ये रैकरिंग खर्चे हैं, देश के खर्चे, रोजमर्रा के खर्चे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का खर्चा। लाइक सरकार इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है, सब्सिडी देती है सरकार, एक्सपेंस ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, एक्सपेंस ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, सरकार टैक्स को कलेक्ट करने में खर्चा करती है। सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया। अच्छा, इसके अलावा लिख सकते हो क्लास एक्सपेंस ऑन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये सब खर्चा जो है सरकार का, ये रेवेन्यू नेचर का है। और जो कैपिटल नेचर खर्चा होता है, क्या होता है, जिससे सरकारी कोई ना कोई असेट बने, लाइक परचेज ऑफ अ कंपनी, सरकार ने एक कंपनी खरीदी, या इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया, परचेज ऑफ एन एसेट, किसी भी एसेट को खरीदा, रीपेड लोन, सरकार के सर पे कोई कर्जा था, ठीक है, उन्होंने उसको रीपे कर दिया, सरकार ने बुलेट ट्रेन खरीदा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हाईवे, फ्लाईओवर, ब्रिजेस। तो ये सारी चीज़ जो है वो कैपिटल नेचर की है, क्योंकि इससे कोई ना कोई असेट सरकार का जरूर बढ़ रहा है, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी सरकार का कम हो रहा है। तो इस चीज को, ठीक है, या फिर लोन टू अदर कंपनी, सरकार ने लोन दे दिया, अदर कंट्री, सॉरी, सरकार ने किसी और कंट्री को लोन दे दिया, तो खर्चा तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में किसी को लोन दिया तो वो तुम्हारी बैलेंस शीट में असेट साइड दिखेगा, तो ये तुम्हारी असेट हो गई। थोड़ा इस तरीके से ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छा लगा है, और कमेंट करके सारा का सारा एक बार रिवीजन कर लेना, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। अगली क्लास में इनसे क्वेश्चंस पूछूंगा, टाइप ऑफ बजट बताऊंगा आपको, और हो सके तो डेफिसिट और न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। कोशिश है 3 क्लास के अंदर पूरा खत्म कर देंगे, और उम्मीद भी है कि 3 क्लास में खत्म कर देंगे। तो 3 क्लास आप लो, इसे खत्म करो, फिर जितने भी इसके एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे मिक्सअप एमसीक्यू आने वाले हैं, तो बेटा लापरवाही नहीं करो, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर फॉरेन एक्सचेंज हार्डली 2 क्लास, बीओपी हार्डली 2 क्लास, और 4 क्लास के अंदर कंप्लीट आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा मैक्रो का। फिर रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस, टेस्ट, ये सब चीज़ें होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। लाइक, कमेंट और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा समझ आता है तो आप उनको शेयर करो, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। टेक केयर, बाय बाय।